नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव का वर्ड मीनिंग होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अपना जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन है। उसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या इससे और बेटर अपन डिफाइन करें तो जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, दोस प्रॉपर्टीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या आपको पता है कि अपना जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। बाइनरी सॉल्यूशन एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो जो भी चेंजेस आते हैं प्रॉपर्टीज में वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ solution which depends on the number of solute particles present in the solution। क्योंकि solute non volatile है, तो ज्यादा बेटर ये है कि जो solute particles के नंबर पे डिपेंड करती है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव मींस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। ये टोटल 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। दूसरी प्रॉपर्टी है elevation in boiling point। थर्ड प्रॉपर्टी है depression in freezing point। फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले आप याद रखिए वेपर प्रेशर कोलिगेटिव नहीं है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन यानी कितना इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में वो कोलिगेटिव। देन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें कितना डिफरेंस है, डिक्रीज कितना हुआ है वो कोलिगेटिव। और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कोलिगेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो नंबर पर डिपेंड करती है नेचर के इंडिपेंडेंट है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। इसलिए इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, क्योंकि केवल नंबर पर डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। देखिए एक एग्जांपल, सपोज हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं, 1m यूरिया और 1m ग्लूकोज। 1m यूरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na होंगे। 1m ग्लूकोज में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na होंगे। तो इन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी? सिमिलर। ठीक है, तो देखिए नेचर तो अलग अलग है, यूरिया का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज का है, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सिमिलर होगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, 1m यूरिया ले लें और आप ले लें 1m NaCl। क्या इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी? होंगी क्या? नहीं होंगी। 1m यूरिया में तो Na पार्टिकल्स हैं, लेकिन 1m NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो यदि इसमें Na मॉलिक्यूल्स थे तो सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे? जाकर 2Na पार्टिकल्स। तो यूरिया के कंपैरिजन में, 1m यूरिया के कंपैरिजन में 1m NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल जस्ट डबल है, तो इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, है ना, आइडेंटिकल नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। तो पार्टिकल सेम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिमिलर, पार्टिकल डिफरेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट। नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल नंबर पर डिपेंड करेगा।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वन बाय वन चारों प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सपोज कोई प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है, सॉल्यूशन हमारा बाइनरी है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, इससे बन रहा है सॉल्यूशन। बी सॉल्यूट्स को रिप्रेजेंट बी से किया है, सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूशन को ए बी से। ये सब कुछ आपको शुरू से पता है। इसमें सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। मान लीजिए सॉल्वेंट है, उसका कुछ वेपर प्रेशर है। अब उसमें जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉल्यूशन का कम होगा। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। टोटल वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए? दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होना चाहिए। अब यहां पर जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या है? 0 है। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। इतना समझ में आया? अब सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ये होता है P नॉट ए एक्स से इस प्रोडक्ट के बराबर। अब जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, उसका कारण क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इस एक्सप्रेशन में कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे? देखिए, दो कंपोनेंट हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 माइनस XB। इस एक्सप्रेशन में A का जो मोल फ्रैक्शन है उसकी प्लेस पे हम रख देते हैं 1 माइनस XB। ये हो जाएगा P इक्वल्स टू PA। PA को अपन ने लिखा था P नॉट ए XA, तो P नॉट ए XA की बजाय हमने लिख दिया 1 माइनस XB। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन है, उसका टोटल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो गया। मतलब जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो PA को आप P एज्यूम कर सकते हैं, है ना? यहाँ PA जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो ये PA इक्वल्स टू हो गया P नॉट A इंटू 1 माइनस XB। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको रीअरेंज करने के बाद आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PA इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XB। ठीक है, फर्दर आप देखिए, P नॉट A को डिनोमिनेटर में ले लें, तो हो जाएगा P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू XB। अब यहाँ पर P नॉट A क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। PA क्या है? सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर। लेकिन चूंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है वही क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो PA की प्लेस पे अपन PS लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, PA की प्लेस पे हमने PS लिख दिया। तो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, अपॉन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड किया है। ये जो फैक्टर है, हमेशा आपको पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का हमेशा उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो ये जो डिफरेंस है P नॉट A माइनस PS, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इस पूरे फैक्टर को क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये किसके इक्वल है? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतना ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया है? आप इसी को देखिए फर्दर।
XB क्या होता है ये आपको पता है सभी को। XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को यदि डाइल्यूट मान लें, इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन में Na प्लस Nb को अप्रोक्सीमेटली आप Na लिख सकते हैं, मतलब Nb को निग्लेक्ट कर दिया एज कंपेयर टू Na। तो इस रिलेशन में, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं Nb अपॉन Na। Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। Nb की प्लेस पे हम लिख रहे हैं, Nb को हम लिख रहे हैं WB अपॉन MB, और Na को हम लिख रहे हैं WA अपॉन MA, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां से आप जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये फाइनल। ठीक है, अब जो टर्म्स है वो फिर से आप देख लीजिए। P नॉट ए क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। PS क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो P नॉट A माइनस PS, इस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है? P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, ये फैक्टर क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन जब लिया है तब हमने Nb को निग्लेक्ट कर दिया है टोटल मोल्स के कंपैरिजन में। Na प्लस Nb को Na लिख दिया है। फिर आप पूछेंगे यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो आपको Nb लेना होगा। तो किस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट मानेंगे, किसको कंसंट्रेट? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि अप टू 5% सॉल्यूशन यदि है, 5% तक डाइल्यूट माना जाता है। 5% से ज्यादा है तो उसको फिर कंसंट्रेटेड लेंगे। तो कंसंट्रेटेड लेंगे तो हम Nb को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताते हैं, ये तो आपको पता ही है। एक इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं। देखिए ये फाइनल रिलेशन है, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू XB। XB होता है NB अपॉन Na प्लस NB, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल हम ले रहे हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा P नॉट A अपॉन P नॉट A माइनस PS इक्वल्स टू Na प्लस NB अपॉन NB। ठीक है, अब यहां पर हम NB को कॉमन ले लेते हैं। NB को कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी Na अपॉन NB प्लस 1, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब ये प्लस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इधर आके माइनस 1 इक्वल्स टू Na अपॉन NB। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो P नॉट A माइनस P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A माइनस PS,
इक्वल्स टू Na अपॉन Nb। समझ में आया इतना? अब इधर देखिए, ये प्लस पी नॉट है, ये माइनस पी नॉट है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इक्वल्स टू Na अपॉन Nb। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल ले लें, स्टार्टिंग में लिया था, एक बार फिर से रेसिप्रोकल ले रहे हैं। इसका फिर से रेसिप्रोकल लें तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। फिर से देखिए, एन बी को आप क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन ए को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये ऊपर आ जाएगा। ये रिलेशन है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर हमने देखिए एनबी को कॉमन ले लिया है बस, और कुछ भी नहीं किया। निग्लेक्ट किया है क्या? नहीं किया। और इससे पहले वाला रिलेशन जो लिखा हुआ आपके पास वो देखिए, उसमें क्या था? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू, राइट हैंड वाला पार्ट तो यही था, ये फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अप टू 5% सॉल्यूशन दिया है तो इस फॉर्म में आप अप्लाई कीजिए, और 5% से ज्यादा है तो इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। और दोनों को कंपेयर कीजिए, बिल्कुल क्या डिफरेंस है दोनों में। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। केवल हमने यहाँ एनबी को कॉमन लिया है, कुछ नहीं किया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। एनबी बस कॉमन लेके हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कन्वीनियंट रहेगा क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड इज गिवन टू यू 740 मिलीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन एंड मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपको 5% एक्वस सॉल्यूशन दिया है, उसका वेपर प्रेशर दिया है, सॉल्यूशन का दिया है, लेकिन सॉल्वेंट का तो दिया नहीं है। आपको निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम 5% सॉल्यूशन है मतलब डाइल्यूट है, तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स बी। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दिया है, कितना दिया है? 740 मिलीमीटर। तो सॉल्वेंट का क्या लेंगे? तो जो स्टैंडर्ड होता है 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर। जब नहीं दिया हो, सॉल्वेंट वाटर हो, तो आपको यही वैल्यू लेनी है। तो ये हुआ 760 माइनस 740 अपॉन 760 इक्वल्स टू एक्सपी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है, ये हो जाएगा 20 अपॉन 760। 20 अपॉन 760, तो इसको आप लिख सकते हैं 2/76 या 1/38, जिस भी फॉर्म में दिया। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब उसके अलावा क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। XB को हमने डायरेक्ट लिखा था, वही लिख रहे हैं, WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। P नॉट कितना है? या तो ये फैक्टर सीधे आप 1/38 रख दीजिए, या फिर P नॉट को 760, ये दिया है 740 अपॉन 760। 5% सॉल्यूशन है, 5% है मतलब 5 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्वेंट। समझ में आया इतना? तो ये 5 ग्राम है, सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 80, वो रख देंगे। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा है, ये वही आ जाएगा 20/760 इक्वल्स टू 5 इंटू 18 अपॉन MB इंटू 100। इसको आपको कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 18
ये आ जाएगा न्यूमरेटर में इंटू 760 अपॉन ये डिनोमिनेटर में 20 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36 ग्राम। समझ में आया कैसे निकालना है? तो जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इस फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड। अप टू 5% है तो डाइल्यूट है, ये फॉर्मूले यूज होंगे। और कंसंट्रेट हुआ तो पी नॉट ए की बजाय क्या आ जाएगा, पीएस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन 100 grams of water is given 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दिया है सेम टेम्परेचर पर 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो 5 ग्राम डिसॉल्व्ड है 100 ग्राम में, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू XB को हम लिखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन W। आपको P नॉट ए दिया हुआ है कितना, 3000। PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 2985। P नॉट 3000 है, WB दिया 5 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम, वाटर में डिसॉल्व किया है तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18 रहेगा। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना है। यह आ जाएगा 15/3000 इक्वल्स टू 5 इंटू 18 अपॉन MB इंटू 100। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है सॉल्यूट का। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, 5 इंटू 18 ये न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू 3000, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 15 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 180। क्लियर है, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको दिया है 143 मिलीमीटर, 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका मोलिकुलर वेट भी दिया है 65 ग्राम, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसकी डेंसिटी दी है 1.58। आपसे क्या पूछा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पूछ सकते हैं, सॉल्यूशन का पूछ सकते हैं, मोलिकुलर वेट पूछा जा सकता है, यही सब अननोन होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड। तो देखिए 0.5 ग्राम डिसॉल्व्ड है 100 ml, मतलब क्या है, डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। आपसे क्या पूछा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS पूछा है, पी नॉट ए क्या दिया है 143, PS पूछा है ये 143, WB कितना दिया है 0.5 ग्राम, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 65 ग्राम, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए CCl4 का। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस एक क्लोरीन का होता है 35.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 154 ग्राम। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट रख दिया। अब क्या बचा है, यहाँ पर चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया और डेंसिटी दी है। तो रिलेशन आप रिकॉल कीजिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मास रखना है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी है, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 100 ml, डेंसिटी है 1.58, ये आ जाएगा 158। या तो इसी फॉर्म में रख दीजिएगा
कैलकुलेट करके जो फाइनल आंसर है वो रख दीजिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम दिया है तो ऐसा नहीं कि वॉल्यूम ही रख दिया, यहाँ मास रखना है सॉल्वेंट का, ये मास ऑफ सॉल्वेंट रखा। अब इसको कैलकुलेट करें, यहाँ से आप पीएस निकालें। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको उसमें मल्टीप्लाई कीजिए। इंटू 143, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.07। अब आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो 143 में से ये फैक्टर माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 141.92 मिलीमीटर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम आएगा क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 4 सॉल्यूशंस दिए हैं, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर में अरेंज करना है। ये समझ लिया तो इसके बाद की सारी प्रॉपर्टीज आपको इजीली समझ में आएगी। देखिए 4 डिफरेंट सॉल्यूशन है। पहला है 0.1 है मोल ग्लूकोज। अब ये मोलर दिया हो मोलर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोलर हो या मोलर दोनों में ही मोल तो सेम ही होंगे। तो एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, एक NaCl है, दूसरा मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और लास्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। सबसे पहला है 0.1 मोल ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन में डिसोशिएट नहीं होगा, तो 0.1 मोल ही रहेगा क्योंकि इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने उतने ही रहेंगे। दूसरा आप देखिए 0.1 m NaCl। NaCl सॉल्यूशन में जाने के बाद आयोनाइज हो जाएगा, किसमें? सोडियम और क्लोराइड आयन। तो यदि ये 0.1 मोल है, सॉल्यूशन में जाके डबल हो जाएंगे पार्टिकल, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 मोल हो जाएगा। थर्ड देखिए मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक पार्टिकल 3 में डिसोशिएट हो रहा है, 1 मैग्नीशियम आयन एंड 2 ब्रोमाइड आयन, तो 0.1 मोल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा सॉल्यूशन में? 0.3 मोल, 3 टाइम्स हो जाएगा। और लास्ट देखिए 0.1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में जाने के बाद इस टाइप से आयोनाइज होगा, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन है, तो टोटल 5 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है, ये हो जाएगा 0.5 m। तो अब आप देखिए ग्लूकोज में जितने पार्टिकल थे उतने ही रहेंगे क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl डबल हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 3 टाइम्स हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट 5 टाइम्स हो जाएगा। अब आप रिकॉल कीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब इसको पहले ग्राफिकली आप समझने की कोशिश कीजिए। हम एक सिंपल ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये वाटर प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर का, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये वाटर के लिए। अब वाटर में ये सारे एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर में ही आपने 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बनाए हैं। इन चारों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाटर से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? इससे नीचे बनाएंगे। इन
इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ अलग से मार्किंग हम कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आप बताइए, सबसे पहले वाटर का वेपर प्रेशर तो सबसे ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन के वाटर से कम होंगे। अब सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है। किसमें मैक्सिमम है? एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने पार्टिकल्स हैं? 5। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में 3 पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में जाने के बाद। NaCl में डबल हो गए, इसमें तो उतने ही हैं। 1 दिया है तो 1 ही रहेगा, 0.1 मोल है तो 0.1 मोल ही रहेंगे। तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का। उससे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। उससे ज्यादा NaCl का। सबसे ज्यादा किसका होगा? ग्लूकोज का। सभी का मोलर कंसंट्रेशन सेम। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको रिकॉल करना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसमें पार्टिकल ज्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हायर होगी। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किस में है? एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? मिनिमम। उससे ज्यादा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर NaCl, सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर ग्लूकोज का है। वाटर से तो नेचुरली कम होगा। तो ये ऑर्डर रहेगा। एक बार पार्टिकल फिर से हम लिख देते हैं। इसमें 1 है, इसमें डबल है, इसमें 3 टाइम्स है कंपैरेटिव, इसमें 5 टाइम्स है। तो याद रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें सबसे ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा। तो वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? वेपर प्रेशर कोलिगेटिव नहीं। फिर से देखिए, वेपर प्रेशर किसका मिनिमम है? एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम किसका होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट का। वेपर प्रेशर मैक्सिमम किसका है? ग्लूकोज का। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिनिमम किसका होगा? ग्लूकोज का, है ना। वाटर से आप कंपेयर कीजिए, इजीली समझ में आएगा। वाटर के कंपैरिजन में देखिए, डिक्रीज कम है, लोअरिंग कम है। यहाँ लोअरिंग उससे ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा लोअरिंग है, यहाँ सबसे ज्यादा लोअरिंग है। और प्योर सॉल्वेंट से रिलेट करें तो ये रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगी। ये दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन केवल आप वेपर प्रेशर से उसको ध्यान रख सकते। तो यहाँ पर आपसे क्या ऑर्डर पूछा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका है? सबसे कम है एल्यूमिनियम सल्फेट का, मिनिमम वेपर प्रेशर। उससे ज्यादा किसका है वेपर प्रेशर? मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। उससे ज्यादा NaCl का। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है ग्लूकोज का। ये समझ में आया? एक बात, यदि आपसे पूछा जाए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मैक्सिमम किस में है, तो वाटर के कंपैरिजन में लोअरिंग सबसे ज्यादा किस में हुआ है? एल्यूमिनियम सल्फेट। उससे कम मैग्नीशियम ब्रोमाइड में, उससे कम NaCl में, सबसे कम ग्लूकोज। समझ में आया इतना? तो ये याद रहेगा आपको, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी को पता है? देखिए, फिर से हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, ये पॉइंट है, सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ जो भी प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको पता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर कम करेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। तो मान लीजिए कोई लिक्विड है, सपोज वाटर है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर है, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है, सपोज ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर होगा इस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर। ये लिक्विड सपोज वाटर है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे? इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो उस लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ये समझ में आया? अब देखिए, इसी सॉल्वेंट में, वाटर लिक्विड है या सॉल्वेंट है, इसमें हम मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपको ये पता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, कम होगा तो जो वेपर प्रेशर कर्व है वो इसके नीचे आएगा। ये लाइन सपोज रिप्रेजेंट कर रही है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कर्व। अब देखिए, जिस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, उस टेम्परेचर पे ये बराबर नहीं है, ये कहीं आगे जाके, यहां कहीं जाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये जो टेम्परेचर होगा ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। तो ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर। ये कर्व सॉल्यूशन के लिए है। तो दो चीजें आपको क्लियर है। पहला, वेपर प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, उस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग टेम्परेचर। फिर उसी सॉल्वेंट में हम मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा प्योर सॉल्वेंट से। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली ज्यादा होगा। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसी को बोला जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। मतलब जो इंक्रीज हुआ है सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर में, किसके कारण? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण। तो ये जो डिफरेंस है, जो इंक्रीज हुआ है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया इतना? फिर से एक बार आप देख सकते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट है, उसमें आप मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट लेकिन ज्यादा होगा। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसका डिफरेंस है? TB माइनस T0B। ये है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि ये जो एलिवेशन होता है, ये सॉल्यूशन के मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलल मतलब मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल आप हटाते हैं तो क्या करते हैं? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट है Kb, Kb को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिए। उसके अलावा एलिवेशन कितना हुआ है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे।
तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास यदि आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली यहां पर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला रख रहे हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप सभी को याद है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WB। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास अब आप इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया। सबसे पहले सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग। बॉइलिंग टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? It is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है? तो एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि ये सॉल्यूशन के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल हटाया, Kb से मल्टीप्लाई किया। Kb को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। इसी को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। और यहां से आप इस रिलेशन से मोलैलिटी का फॉर्मूला रख देंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सपोज ये चार ऑप्शंस आपको दे दें, 100 डिग्री सेल्सियस, less than 100 डिग्री सेल्सियस, greater than 100 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ ऑप्शन है none of these। ठीक है, ग्राफ आपके सामने है, उसको देखिए। ये 0.2 मोलर, मोलैलिटी कुछ भी दी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सॉल्यूट है, उसका सॉल्यूशन दिया है, कुछ नहीं दिया है मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस है मतलब सॉल्वेंट वाटर है। हमें अभी जो समझा है हमने, हमें ये पता है कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो प्योर वाटर से कम होगा। प्योर वाटर से कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो डायरेक्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री। उसमें कितनी भी मोलैलिटी 1 ले लें, 0.1 ले लें, यदि उसमें सॉल्यूट मिलाया है सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 से ज्यादा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज गिवन 540 कैलोरीज पर ग्राम। आपको कैलकुलेट करना है Kb की वैल्यू। अब Kb कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो Kb के लिए एक स्पेशल रिलेशन है। Kb होता है R इंटू T0B का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV। ठीक है? R क्या है? R है यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट। T0B क्या है? ये जो भी लिक्विड है सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट है केल्विन में। ये स्पेशली आपको याद रखना है, केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट। LV क्या है? LV है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। ये भी ध्यान रखना है, ये पर मोल में नहीं है, पर ग्राम में है। अब वैल्यू आपको पर ग्राम में गिवन है, यदि पर मोल में दी होती तो आपको पर ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए रखते हैं अपन वैल्यू। वाटर की बात हो रही है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। तो ये हो जाएगा 373 का स्क्वायर, 1000 इंटू LV दिया है 540 कैलोरीज पर ग्राम। इसको पर ग्राम में रखना है। अब कैलोरी दिया है या जूल दिया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे R की वैल्यू पे डिफरेंस आएगा।
यदि ये कैलोरी में है तो हम R की वैल्यू क्या रखेंगे, कैलोरी में, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। यदि ये जूल में होता है तो R की वैल्यू जूल में रख देंगे। तो R की वैल्यू उसी यूनिट में रखेंगे जिस यूनिट में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको दिया है। आया समझ में इतना? इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.52। तो हर एक सॉल्वेंट के लिए जो Kb की वैल्यू होती है वो डेफिनेट होती है। वाटर के लिए आपको याद रखना है 0.513 या 0.52। क्लियर है इतना? कोई दूसरा सॉल्वेंट लेंगे तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हो। वाटर के लिए आपको अब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.8 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.23 Kelvin. Calculate molar mass of solute. आपको बेंजीन का Kb दिया है। देखिए बेंजीन का Kb अलग है, वाटर का अलग है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए Kb की वैल्यू डिफरेंट होगी। सबसे पहले हम निकालते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है 354.23, सॉल्वेंट का कितना दिया है 353.23, ये आ जाएगा 1 केल्विन। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये होगा Kb इंटू मोलैलिटी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। इसको रीअरेंज कर लें, Kb इंटू WB इंटू 1000, डेल TB इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। जो जो वैल्यूज गिवन है वो रख दीजिए। Kb की वैल्यू क्या गिवन है 2.53। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग होगी, इसको रटना नहीं है आपको। जैसे बेंजीन दिया तो वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में। हाँ वाटर है तो जरूरी है कि वो नहीं भी दे, वाटर की याद रखना है आपको। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.8 ग्राम, 1000 एक्सप्रेशन में ही है। एलिवेशन अपन ने कैलकुलेट किया 1 केल्विन। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 50.2 ग्राम। समझ में आया कैसे करना है? तो अननोन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपको कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। Kb की वैल्यू वाटर की आपको पता ही है 0.52। तो सबसे पहले हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है Kb इंटू मोलैलिटी। फॉर्मूला हर बार लिखिए, बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। Kb कितना है 0.52। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 34.2 ग्राम, 1000 एक्सप्रेशन में है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, होता है C12H22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 342 ग्राम। ये रख दिया हमने मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम। अब आप देखिए ये 34.2 है, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 10, 1000 बाय 1000 कैंसिल होगा, तो डेल TB की वैल्यू आएगी 0.52। ये आ गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इससे आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है दोनों में, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, सॉल्वेंट का कैपिटल T है मतलब केल्विन में रखना है आपको। केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 373। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 373 प्लस 0.52,
तो ये आएगा 373.52 केल्विन। और यदि डिग्री सेल्सियस में पूछा हो, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिग्री सेल्सियस में होता है, तो 273 माइनस कर दीजिए। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस कर दें। 273 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो जिस यूनिट में आप चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कैपिटल टी है तो आपको, यदि सब्जेक्टिव में कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है। ऑब्जेक्टिव में दिया है तो ये तो डिफरेंस है, जिसमें ऐड करेंगे उस यूनिट में वैल्यू आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग 1 मोलर सॉल्यूशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये 4 सॉल्यूशन आपको दिए हैं, ग्लूकोज, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। इनको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले ग्राफ देखिए, ये समझ में आया है तो यहाँ कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट आप ओरली बता पाएंगे। हम सभी को ये पता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा कम होता है। वेपर प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर हमने जो पिछले टॉपिक में समझा है कि जिसमें जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन दिए उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कंपेयर करते हैं। देखिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोशिएट नहीं होगा, 1 मोल है तो 1 मोल ही रहेगा। पोटेशियम ब्रोमाइड आयोनिक कंपाउंड है, ये 2 में डिसोशिएट हो जाएगा। मतलब यहां यदि नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है तो यहां क्या हो गए, डबल हो गए, 2 हो गए। इसमें देखिए कैल्शियम क्लोराइड 3 पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ग्लूकोज के कंपैरिजन में 3 टाइम्स हो गए। एंड व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आयोनाइज इस टाइप से होगा। टोटल 5 पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में जाने के बाद। तो आपको सबसे पहले क्या रिकॉल करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब बॉइलिंग पॉइंट तो कोलिगेटिव नहीं है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव है। तो सबसे ज्यादा एलिवेशन किस में होगा, नेचुरली एल्यूमिनियम सल्फेट में, क्योंकि उसमें पार्टिकल मैक्सिमम है। उससे कम एलिवेशन कैल्शियम क्लोराइड में, उससे कम एलिवेशन पोटेशियम ब्रोमाइड में, सबसे कम एलिवेशन होगा ग्लूकोज में। अब जिसमें एलिवेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और जिसमें एलिवेशन कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ये समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे। सॉल्यूशन में जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है उसका वेपर प्रेशर मिनिमम, और वेपर प्रेशर मिनिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। क्लियर है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ग्लूकोज का, उससे ज्यादा होगा पोटेशियम ब्रोमाइड का, उससे ज्यादा होगा कैल्शियम क्लोराइड का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। यदि आपसे वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछा जाता है तो आंसर क्या होता है, सेम रहेगा, रिवर्स हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर मिनिमम किसका होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर ग्लूकोज का, तो बॉइलिंग पॉइंट रिवर्स हो गया। वेपर प्रेशर मैक्सिमम तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम, और जिसका वेपर प्रेशर मिनिमम है उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है। समझ में आया इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंटिन्यू करें।